तो आज हम फिर उन बच्चों के लिए उपस्थित हुए हैं जिन बच्चों ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है फिजिक्स में। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था आपके लिए, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपका ज्यादातर पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएगा। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप में आपके इन चैप्टर्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएगा। आपको हम ये क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में बताने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप इनको पीडीएफ नोट्स में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं ओपन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमें एक मैसेज करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर आपको शेयर करूंगा, जिससे आप वहां पर से आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा और हम वहां से आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, चलो हम आगे समय बर्बाद नहीं करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि होना चाहिए चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक है, क्या म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है, संबंध क्या होता है आपको ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं है तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट क्या होता है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, इनके बीच में आखिर क्या रिलेशन होता है और कैसे ही रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, ध्यान से देखिए। कभी कभी संबंध प्राप्त कीजिए कहता है, ठीक है, या फिर कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं और 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ओके, ये आपका वैल्यू होता है। और म्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मानते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को भाग करते हैं समीकरण 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और भाग करेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई से, तो इक्वल टू क्या बनेगा 9 × 10⁻9 अपान में क्या बनेगा 10⁻⁻7। इसको भाग करेंगे तो इसका मतलब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखेंगे, इनटू में 4 पाई ऊपर जाएगा, अपान में म्यू नॉट बचेगा। ठीक है, इस तरह से, और इक्वल टू 9 × 10⁻9 और 10⁻7 ऊपर जाएगा प्लस का 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 9 × 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये अपान में नहीं है बच्चा, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या हो जाएगा, ये भाई हम इससे 3 × 10⁸ हमें पता है, ये वायु का वेग होता है, सॉरी प्रकाश का वेग होता है वायु या निर्वात में, जिसे हम c से लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम c² लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये c² हो गया, तो अगर हम c की बात करें तो c बराबर में क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे इधर आएगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट रूट के भीतर। तो c मतलब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है c = 1/√म्यू नॉट × एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसे लिखना चाहें तो √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = 1/c, ऐसे भी कह सकते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, जो पूछता है वो बोलेगा कि आपसे
1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात कीजिए। मात्रक क्या होता है? तो भैया इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो c का मात्रक होगा वही तो इसका मात्रक होगा, और c मतलब प्रकाश का वेग है, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक भी क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करिएगा आप। ठीक है, इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बायो सेवर्ट नियम। आपको पता होगा ये बायो सेवर्ट नियम, अगर पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भैया पता करो फिर। ठीक है, बायो सेवर्ट नियम क्या होता है, और बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला ज्ञात करना होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट नियम क्या होता है? तो बायो सेवर्ट के नियम में क्या होता है, एक हम ऐसे तार बना देते हैं जिसमें धारा प्रवाहित करके दिखा देते हैं, और कोई एक बिंदु P ले लेते हैं कहीं पर। ठीक है, यहां से इसको मिला देते हैं, इनके बीच का कोण के दे देते हैं, यहां पर क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धारा बह रही है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बायो सेवर्ट नियम को एक्सप्लेन करना है, तो इसमें 4 बातें कही गई हैं। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो धारावाही तार के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो किसी धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? 4 बातों पर। पहली बात क्या है? तो पहली बात इन्होंने बताई कि चुंबकीय क्षेत्र, जिससे हम डेल्टा बी कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा। भैया लाइट चली गई, ठीक है, और फिर लाइट आ गई, बड़ी प्रॉब्लम दे रही है, कोई बात नहीं है, अभी देखते हैं। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब धारा I के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र B और किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो चालक में लगे किसी अल्पांश की लंबाई, मान लिया अल्पांश की लंबाई dl है, तो अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं लाइट जरा सही करके आता हूं। तो आगे की बात करते हैं, dl के लंबाई के अनुपात पर मैंने बोल दिया। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 की बात क्या है? नंबर 3 है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो होता है वो चालक की लंबाई तथा चालक को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। ठीक है, और इसके बाद चौथी बात यहां पर आप क्या बोलेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक की बिंदु P से के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। और ये चारों बातें हमने बताई, इन चारों नियमों को अगर हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो गया I dl साइन थीटा, ये ऊपर तीनों हो गए, अपान में r स्क्वायर है तो अपान में r स्क्वायर। ठीक है, इसी को बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। यहाँ पर अनुक्रमानुपात हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, इस नियतांक को हम μ0/4 लिखते हैं। ठीक है, इंटू में I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा जरा। इसके बाद में मैंने बताया कि इस बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर धारावाही चालक के वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला आपको ज्ञात करने को कहता है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, बायो सेवर्ट नियम का जो फॉर्मूला है वो आप जरूर याद कर लें, आपको याद हो गया होगा, डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद में ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वृत्ताकार धारावाही लूप अगर कोई है, इस तरह से मान लिया ये कोई लूप है, इसके केंद्र पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करेंगे। बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एंगल होगा वो तो 90 होगा, सिंपल सी बात है। एंगल हर अल्पांश की बात करें अगर तो एंगल यहाँ पर 90 होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी भी एक अल्पांश की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू क्या होगा, या डेल्टा बी लिख लें या dB लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो db इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई dl साइन 90 का वैल्यू 1 और आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया है एक छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पूरे लूप के कारण निकालना चाहते हैं, तो पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ले लेंगे। तो संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल के भीतर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई dl अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर कर देंगे, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर देंगे, इंटीग्रल के भीतर केवल dl रखेंगे। अब dl का मतलब क्या है, छोटी सी लंबाई है, इंटीग्रल dl का मतलब है पूरी लंबाई। अब इस लूप की पूरी लंबाई की बात करेंगे तो इस लूप की परिधि को हम कहेंगे। तो इंटीग्रल dl का मतलब इनडायरेक्टली हो गया कि लूप की परिधि, और लूप की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमें पता है अगर लूप की त्रिज्या r है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r। सो 4 पाई इंटू में आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r। ठीक है, यहाँ से एक r कैंसिल, यहाँ से पाई कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 बचेगा। सो b इज इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू नॉट इंटू आई, ऊपर नीचे में बचेगा 2 इंटू आर। तो यही हमारा धारावाही चालक की वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, अगला क्वेश्चन, एक बात मैं और बता दूं, अगर आप इनके अलावा भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए। ठीक है, मैंने 4-5 वीडियोस तैयार किए थे, उसमें मैंने केवल ये बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं तो जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, और अगर वो देखना चाहते हैं वीडियोस तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक प्लेलिस्ट का वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, उस प्लेलिस्ट के लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे, उनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो समांतर धारावाही रज्जुरेखीय तारों के बीच लगने वाला बल का जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। दो समांतर धारावाही, ध्यान से देखो, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, ये चुंबकीय बल, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला आपका अक्सर फॉर्मूला भी देता है, कितना प्रूव करो, F अपान L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपको प्रूव करने को आता है, और अक्सर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपकी बार जरूर आएगा। ठीक है, आप पढ़ के देखिए, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल हम कैसे निकालते हैं, तो दो तार लेते हैं, एक दूसरे के समांतर रखते हैं, अगर दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा बह रही है तो समझ लेना भैया इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो इनके बीच में जो भी बल लगेगा एक दूसरे की ओर लगेगा, मतलब आकर्षण बल होगा। लेकिन अगर दोनों तारों में धाराएं विपरीत दिशा में बह रही है, एक में ऊपर एक में नीचे, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल होगा। मान लिया किसी तार में धारा है I1 और दूसरे वाले में तार में धारा है I2। किसी की बात करें, इसमें I1 है और इसमें क्या है, I2 है। तो जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो मान लिया इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस बिंदु पर इनके बीच की दूरी यदि हम R बोले तो इस R बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, B1 पहले वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पहले वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए हमने B1 लिख दिया। तो B1 बराबर में क्या होता है, अनंत लंबाई के आश्रित या लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र पता हो गया तो इस पर कितना बल इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है ये निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दूसरे तार पर
दूसरे तार पर लगने वाला बल, दूसरे तार पर B1 के कारण, या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण, ठीक है, B1 के कारण लगने वाला बल F बराबर में क्या होगा? तो F बराबर हमें पता है, कोई भी तार, अगर धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IBL, और साइन 90 यहाँ पर रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 90 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, F बराबर में I की जगह पर भैया I2 हो जाएगा, दूसरे वाले तार पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। B क्या है, तो पहले जहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका है तो B1 रहेगा, और इंटू L साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर I2 की जगह पर I2 रखिए, B1 की जगह पर B1 का वैल्यू म्यू नॉट अपान 2 पाई, इंटू में I1 अपान R, इंटू में L लिखिए, और इंटू में साइन थीटा लिखिए। यहाँ पर देखो स्मॉल एल लिख लो या कैपिटल लिख लो, चलो हम कैपिटल L लिख लेते हैं, ठीक है। ये L है क्या, इस तार की लंबाई होती है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो L को आप इधर कर लीजिए क्योंकि आपको फार्मूला इस रूप में दिखाना होता है। तो F अपान L बराबर में क्या हो जाएगा, देखिएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई लिखिएगा आप, ठीक है, इंटू में I1 यहाँ, I2 यहाँ, अपान में R, तो ये I1 I2 अपान R, ये आपके सामने फॉर्मूला सेम आ जाता है वही, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे अक्सर पूछ देता है, और यहीं से एम्पियर की परिभाषा पूछ देता है। तो आप एक बार एम्पियर की परिभाषा भी जरूर लर्न करके जाइएगा। और एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे समांतर तारों के बीच एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो बल लगता है 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का, तो 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का जब बल लगता है तो जितनी धारा प्रवाहित करने पर यह बल लगता है उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब अगर परिभाषा के रूप में अगर हम इसे देखो, समझाने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं हम, लेकिन परिभाषा के रूप में अगर इसे बोलना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा आप अगर एम्पियर की परिभाषा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, धारा 1 एम्पियर कब होगी, I1 और I2 दोनों एक हो जाएंगे कब, जब तार की लंबाई, जो दोनों तारों के बीच की दूरी को एक करते, म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है, कितना होता है आपको पता होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, परिभाषा यहीं से बना सकते हैं, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो दो समांतर लंबे सीधे तारों में प्रवाहित होने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है, ठीक है। और दोनों तारों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं। पीडीएफ जो हमने दी है उसमें सारी की सारी परिभाषाएं अच्छे से विस्तार से, डेरिवेशन भी विस्तार से लिखे हुए हैं, एक बार उनको देख लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल करके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना है, इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं आपकी कॉपी में लिखा होगा, आपके बुक में लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं से आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जिसे हम m से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला देखें तो I इंटू ए होता है, या फिर NIA होता है, ठीक है। या फिर हम अगर ऐसे बात करें तो टाउ बराबर MB साइन थीटा होता है। अगर थीटा को हम 90 करते हैं, यहाँ पर देखिए परिभाषा अगर हम बनाएं तो थीटा को अगर हम 90 कर दें तो MB केवल बचेगा साइन 90 हो जाएगा, और यहाँ से M ये मैक्सिमम चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, और ये हम कह सकते हैं यहाँ से अगर M निकालें तो टाउ मैक्सिमम अपान में B हो जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा अगर बनाएं चुंबकीय आघूर्ण की तो क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलाघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला याद रखें, M बराबर NIA, ठीक है। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगले बात की बात करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है धारा मापी। देखो धारा मापी का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाना पड़ेगा,
मैं यहाँ पर अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। पीडीएफ में लिखा हुआ है, आराम से आप समझ सकते हैं। तो एक बार धारामापी को पढ़ के जाइएगा। मैं केवल ये बता देता हूँ कि आपको धारामापी जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो धारामापी को आप पढ़ के जाइएगा, उसका चित्र या डायग्राम कैसे बनाना है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। धारामापी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना होगा, पृथ्वी भूचुंबकत्व के जो अवयव हैं आपने पढ़े होंगे। भूचुंबकत्व के अवयव 3 अवयव होते हैं। नंबर 1 दिक्पात कोण, दूसरा नत या नमन कोण, और नंबर 3 होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो दिक्पात कोण क्या होता है, पहली बात भूचुंबकत्व के अवयव की हम बात कर रहे हैं। भू चुंबकत्व के अवयव, और कितने अवयव होते हैं, तो मैंने बताया कि 3 अवयव होते हैं। पहला जो होगा वो होगा दिक्पात कोण, ठीक है। दूसरा जो होता है नति कोण, या फिर इसी को हम नमन कोण कहते हैं, नमन कोण, ठीक है। या फिर तीसरा जो होता है वो होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। क्षैतिज घटक किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो ये 3 भूचुंबकत्व के अवयव होते हैं। सबसे पहला दिक्पात कोण क्या है, तो दिक्पात कोण क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। परिभाषा आप ऐसे बोल सकते हैं, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, और इसे आई से व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर ए से व्यक्त करते हैं, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में नत या नमन कोण। नत या नमन कोण क्या होता है, तो लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नत या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्षैतिज घटक जो होता है, क्षैतिज घटक को हम लोग BH से व्यक्त करते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। BH का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा BH का फॉर्मूला होता है BE² माइनस BV², ठीक है। तो ये आपके लिए BH का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि BE² बराबर होता है BH² प्लस BV², इस तरह से। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इनके बीच में जो डिप एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा या tan फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan फाई इक्वल टू हो जाता है BV/BH। ये वर्टिकल, ये याद ध्यान से, BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, और यहाँ पर BV क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक BV, क्षैतिज घटक BH, और इनके बीच का अगर एंगल आपसे पूछा जाए, मतलब डिप एंगल पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BV/BH, या फिर हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स BV/BH, ओके। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है इस पर बेस न्यूमेरिकल दे दे, अक्सर पूछता तो नहीं है, लेकिन ये आपको छोटी छोटी परिभाषाएं याद रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में बस इतना ही है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आपको फैराडे के नियम याद करने हैं। फैराडे के 2 नियम है। पहला नियम, पहले आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार बोल करके दिखा देता हूँ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि हर क्लास में पढ़ाया जाता है। चैप्टर क्लास आप हाई स्कूल में भी इसको पढ़े होंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो क्या होता है, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद हो तो उसमें धारा बहने लगती है, ठीक है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, तथा इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके लिए ऐसे हम परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि फैराडे के नियम पूछे जाते हैं। फैराडे के 2 नियम है, ठीक है। फैराडे के प्रथम नियम को ही फैराडे का नियम मेन माना जाता है। उसके बाद में दूसरा वाला जो नियम है उसे लेंज का नियम अक्सर कहा जाता है, ठीक है। तो लेंज के नियम से बहुत वो प्रसिद्ध है। तो पहला नियम क्या है, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं, या फिर फैराडे का नियम इसी को कहते हैं, ठीक है।
क्या है फैराडे का नियम? तो हम कह सकते हैं किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास विद्युत वाहक बल अगर E है तो E का मान जो होता है माइनस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी कह सकते हैं कि ऋणात्मक दर है तो बटे में T होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर फेरों की संख्या कुंडली में ज्यादा हो, मान लिया n फेरे हैं, तो फार्मूला बन जाता है माइनस n इंटू डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फैराडे के नियम से उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है किसी कुंडली के सिरों पर, उसके लिए फॉर्मूला भी हो जाता है। फैराडे के नियम का फॉर्मूला या सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में लेंज का नियम आता है। लेंज के नियम में इसकी दिशा के बारे में बताया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी रहती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये लेंज का नियम इस तरह से कह सकते हैं। क्या मैंने बोला है? लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी रहती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और ये हमारा लेंज का नियम हो जाता है। इसका कोई सत्यापन तो है नहीं लेंज के नियम का, लेकिन याद रखिएगा लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अक्सर पूछ दिया जाता है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखिएगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, लेंज का नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरकत्व आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया? स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरकत्व। ठीक है, यह क्या होता है? तो याद रखिएगा हम इसको स्वप्रेरण में कह सकते हैं जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। सॉरी, ये तो फैराडे के नियम हो गया, लेकिन हम ऐसे कहेंगे जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। स्वप्रेरण की कहानी में बताने जा रहा हूं। जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में उस मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये एक स्पेशल घटना है। वो कौन सी है? जब उस किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उस धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान में हल्का सा परिवर्तन करें, तो जैसे ही हम प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस धारा के अलावा इसमें एक अलग से धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में उस मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को ही या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब स्वप्रेरकत्व क्या होता है और स्वप्रेरकत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं? ध्यान से देखिएगा, L से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तित होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो डिपेंड किस पर करता है? तो वो डिपेंड करता है धारा पर, बहने वाली धारा पर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? बहने वाली धारा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर डेल्टा फाई बी इक्वल टू अगर लिखे तो यहाँ पर एक नियतांक आता है एल आई, यहाँ पर एल ही है स्वप्रेरण गुणांक, तो डेल्टा फाई बी, या फिर अगर एन फेरों की संख्या एन होगी तो एन फाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन फाई बी अपान आई। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि किसी भी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, एन डेल्टा फाई बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुंडली से निकलने वाली फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ठीक है, तो एन फाई बी, एन डेल्टा फाई बी वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो एन डेल्टा फाई बी इक्वल टू एल आई होता है, तो एल निकालेंगे तो एन डेल्टा फाई बी अपान आई। एन डेल्टा फाई बी को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और आई क्या है? उसमें बहने वाली धारा।
तो हम यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो आई को हम 1 कर दे तो भैया एल बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू डेल्टा फाई भी आ जाएगा ना, मतलब फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर हो गया क्या, ये हमारा क्या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर हो गया। लेकिन कब, जब धारा एकांक हो। तो हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, ये स्वप्रेरण गुणांक बोले या स्वप्रेरकत्व बोले, स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक एक ही बात होती है। ठीक है, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उस कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। धारा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर धारा 1 नहीं है तो फिर ये संख्याएं दोनों बराबर नहीं होगी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर नहीं होगा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व क्या है, जब किसी किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उस कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा बन जाएगी स्वप्रेरकत्व की। इसके बाद में अगर हम बात करें अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरकत्व की, ठीक है, क्या अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व बिल्कुल सेम इसी प्रकार की बात है। देखो, स्वप्रेरण में उसी कुंडली में धारा अतिरिक्त उत्पन्न होती थी, अन्योन्य प्रेरण में किसी दूसरी कुंडली में उसके पास में जो रखी होगी। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे बोलेंगे, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके पास रखी एक अन्य कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब एक में धारा प्रवाहित हो रही है और उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अन्योन्य प्रेरण है। और अगर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से फॉर्मूला है कि चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या है एन डेल्टा फाई बी, जो हम कह सकते हैं N2 और फाई 2 ऐसे कह सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या दूसरी वाली कुंडली में वो डिपेंड किस पर है, पहली वाली कुंडली की धारा पर डिपेंड है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर अगर हम अनुक्रमण अनुपात हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिससे हम लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसे m से लिखते हैं, और ये I1। सो m बराबर में क्या हो जाएगा, N2 फाई 2 अपान I1। ठीक है, मतलब है किन्हीं दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक में याद रखना, अन्योन्य प्रेरकत्व में दो कुंडलियों का होना जरूरी है। तो किसी दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि पहली कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बहुत इजी भी है और आसानी से आप समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो आपसे पूछी जा रही है भंवर धारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद करना। ठीक है, भंवर धारा आप किसे कहते हैं, तो भंवर धारा क्या है भैया, तो याद करिए आप, भंवर धारा हम किसे कहेंगे, तो भंवर धारा क्या होती है, ऐसे आप बता सकते हैं, जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। क्या परिवर्ती अगर चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रखें या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें हम गति कराएं। ठीक है, तो जब किसी धातु के टुकड़े को क्या करते हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये प्रेरित धाराएं जल में उत्पन्न भंवर के समान होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। बस कहानी खत्म है। भंवर धाराएं क्या है, मैंने बताया कि भंवर धाराएं क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, गति कराते हैं अथवा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो
धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है और ये प्रेरित धाराएं जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। और भंवर धाराएं याद रखना ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक करती हैं और इनकी ऊर्जा का ह्रास से बचने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, किसी भी लौह क्रोड को पटलित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 की बात करें अब, तो चैप्टर नंबर 7 में आपको LCR सर्किट पढ़ना है भैया, LCR परिपथ, ओके, परिपथ, ओके। LCR परिपथ में आप क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा LCR परिपथ जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो LCR परिपथ को अच्छे से तैयार करिएगा। LCR परिपथ आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर इसमें L होगा, एक ध्यान से देखिएगा, एक कुंडली, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसको किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मान लिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, इसका प्रेरकत्व L है, इसकी धारिता C है और इसका प्रतिरोध R है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो कुंडली का प्रतिरोध होता है उसे हम XL से लिखते हैं, धारिता जो संधारित्र का प्रतिरोध होता है XC से लिखते हैं। ठीक है, तो XL को क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, XC को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात, और R तो हमारा प्रतिरोध होता ही होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा, मान लिया जो कुंडली के सिरों पर वोल्टेज होगा VL से लिखते हैं, तो VL बराबर आपका क्या होगा, तो VL बराबर होगा V बराबर IR होता है, आपको पता है V बराबर IR होता है, तो VL बराबर I तो सब में सेम होगी क्योंकि श्रेणी क्रम में है, लेकिन R सबका सेम नहीं है। इसका प्रतिरोध मैंने बताया XL से, तो I XL लिखेंगे, VC की जब बात करेंगे तो I XC लिखेंगे, और जो VR की बात करेंगे, इसके सिरों पर जो प्रतिरोध होगा, ध्यान से देखिए, इसके सिरों पर प्रतिरोध VC लिख दिया और इसके सिरों के बीच का प्रतिरोध हमने VR लिख दिया। ठीक है, सो VR बराबर में IR ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया है। इसका हम फेजर ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फेजर ग्राफ इसका आप कैसे बनाएंगे, तो फेजर ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक इस तरह से अक्ष दिखा देंगे, ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है, और ये थीटा अंश के कोण पर इसको विचलित दिखा देंगे। ठीक है, ये वोल्टेज वाली लाइन है, या फिर ये VR है। अब VL जो होता है इस तरफ दिखा देंगे आप। ठीक है, जिधर भी आप दिखाना चाहें आपकी मर्जी है, VL आप ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया VL और ये हमारा हो गया VC। तो VC क्योंकि 90 डिग्री पीछे होता है, VL 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो एक तरफ ये VC है तो इधर साइड हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, ये मान लिया यहाँ तक VL माइनस VC है, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा ये आपको याद करना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप कैसे कर पाएंगे, वो आप डिपेंड कर सकते हैं कि त्रिभुज एक ले लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, या फिर चतुर्भुज विधि से आप कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं तो अक्सर यहाँ पर जो इधर साइड वाला ज़्यादा रखता था, तो ये एंगल हमारा हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम करते क्या है, एक्चुअल में जो ये वाला जो लाइन होगा हमारा VR का जो है VR, ठीक है, ये VR है आपका, और ये क्या है VL माइनस VC है। देखो ये VC इधर था, VL ये पूरा इधर था, ध्यान से देखिए, ये पूरा VL था, ये VC था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है VL माइनस VC, ये है VR, और इन दोनों का परिणामी जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिणामी हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा VR है और ये हमारा VL माइनस VC है, तो इसको भी हम VL माइनस VC कह सकते हैं। ठीक है, VL माइनस VC कह सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण आपको निकालना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो परिणामी वोल्टेज होगा, जिसे हम केवल V बोलेंगे, ये VR है, ये VL माइनस VC है, और ये केवल V है। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर अगर आपको निकालना है तो इसका परिणामी आप निकालेंगे √VR² प्लस
वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका परिणामी निकलेगा। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। v बराबर में रूट वी आर की जगह पर आई स्क्वायर आर स्क्वायर, जैसे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में प्लस वी एल की जगह पर आई एक्स एल, वी सी की जगह पर आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भैया आई सब में से कॉमन हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर का आई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई को अगर हम अपान में इधर कर दें तो वी अपान आई बराबर में क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, या फिर सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी है तो एक्स एल माइनस एक्स सी या एक्स सी माइनस एक्स एल, जो भी आप लिखना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। वी अपान आई को हम क्या बोलते हैं जेड प्रतिबाधा इसे, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र आ जाता है। एक्स एल का वैल्यू होता है भैया, एक्स एल को हम लिखते हैं ओमेगा एल और एक्स सी को लिखते हैं वन अपान ओमेगा सी, वन अपान ओमेगा सी। तो ये आप यहाँ पर रख सकते हैं या फिर ऐसे रखें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके बाद में इसी के बाद में जो इसके बीच का जो एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कलांतर। ठीक है, तो इनके बीच का अगर कलांतर ज्ञात करना हो आपको तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एंगल निकालते हैं भैया थीटा निकालेंगे। ठीक है, थीटा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लगा दो, ये हमारा लंब है ये आधार है, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा या फाई लिख दो चलो। ठीक है, एंगल तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हम सकते हैं वी एल माइनस वी सी अपान में वी आर, तो टेन फाई इक्वल टू वी एल की जगह पर ओमेगा एल, वी सी की जगह पर वन अपान ओमेगा सी, और सॉरी 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 वी एल की जगह पर आई एक्स एल, वी सी की जगह पर आई एक्स सी। ओके, और अपान में वी आर की जगह पर आई आर, यहां से आई कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर बचेगा। ठीक है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप लिख सकते हैं एक्स एल को ओमेगा एल, एक्स सी को वन अपान ओमेगा सी अपान में आर। तो इस तरह से आप इसको भी कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। ठीक है, इसके बाद में और क्या आता है, तो इसमें एक अनुनादी स्थिति की कंडीशन आती है, अनुनादी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी होती है। एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति की जब भी आप बात करेगा तब आप क्या करेंगे, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र कैसे ड्राइव करेंगे, ध्यान से देखिए मैं बताता हूँ। अनुनादी आवृत्ति की एक कंडीशन होती है कि इसमें जो प्रेरण प्रतिघात होता है जिसे एक्सएल कहते हैं और धारतीय प्रतिघात हो जाए जिसे हम एक्स सी कहते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति के लिए या अनुनाद स्थिति के लिए, अनुनाद के लिए, ठीक है, अनुनाद के लिए क्या जरूरी होता है, एक्सएल बराबर होना चाहिए एक्स सी के। ठीक है, तो एक्सएल बराबर होना चाहिए अगर एक्स सी के, तो एक्सएल का मतलब है ओमेगा एल बराबर होगा वन अपान ओमेगा सी के। तो यहाँ पर ओमेगा ओमेगा की गुणा कर लो, ओमेगा स्क्वायर बराबर में वन अपान एल सी लिख सकते हैं। ओमेगा को हम उधर रूट भेज दें, अगर स्क्वायर भेज दें तो वन अपान रूट एल सी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा का मतलब होता है टू पाई एफ बराबर में वन अपान रूट एल सी। तो यहाँ से अगर मैं f लिखूं तो f बराबर में बन जाएगा वन अपान टू पाई इंटू में रूट एल सी। ये होता है अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र, और अक्सर इस पर बेस कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो ठीक है, आपको इसको तैयार करना है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद में आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, पूरा सिद्धांत इसका, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो कुंडलियां होती हैं और एक दूसरे के कारण एक में धारा परिवर्तन होता है, दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर क्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे कुछ रिलेटेड पूरी कहानी पढ़ लेना, मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाने वाला हूँ पूरी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है वो अक्सर आता है, तो भाई ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत इजी होता है। आपको क्या करना होता है, एन एस अपान एन पी बराबर में वी एस अपान वी पी, एक फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। ठीक है,
NS होता है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, NP होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, VS होता है द्वितीयक कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर, और VP होता है प्राथमिक कुंडली के सिरों पर लगाया गया विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके बाद में याद रखना परिणमन अनुपात की जब भी बात करेगा, किसकी, परिणमन अनुपात। ठीक है, तो परिणमन अनुपात का मतलब होता है, इसे हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, वो होता है NS/NP। ठीक है, NS/NP को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो परिणमन अनुपात अगर आपसे ज्ञात करने को कहता है तो आप NS/NP ज्ञात कर दीजिए या फिर VS/VP ज्ञात कर दीजिए, क्योंकि NS/NP और VS/VP दोनों बराबर होते हैं, तो परिणमन अनुपात आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज इसके मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करें तो आप चैप्टर नंबर 8 में कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। देखो मैं किसके लिए बता रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनको क्या पढ़ना चाहिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, और जो पढ़ रहे थे साल से तो उनको तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ ना कुछ नहीं जो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मैंने उन सबके लिए पहले से वीडियो बता दिए थे, मैंने वीडियो बनाए हैं और मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के आप जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, इतना काफी है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, साल में कुछ ना कुछ पढ़ा है, आपको कुछ पता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दिया है मैंने प्लेलिस्ट का, ठीक है, उस लिंक को ओपन करिए। ठीक है, वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, हर चैप्टर के मैंने कुछ 5 से 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आगे के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में, उनके सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो को जल्दी से बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय।